माता की। देश की सबसे बड़ी बहस के वीकेंड एडिशन पे जोरदार तालियों के साथ जय हिंद वंदे मातरम के साथ अभिनंदन आपका। 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं। क्यों नहीं गए? वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं। ये सिखों का नरसंहार करने वाला जगदीश टाइटलर के साथ खड़े होने में सम्मान महसूस होता है और रेड फोर्ट में बदनामी महसूस होती है। पूरी जिंदगी कांग्रेस की खाई, मंत्री रहे। हाँ, ये कांग्रेस की खाई। क्या कांग्रेस की कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रपति को इस मंच से बोला जा रहा है कि आपने कांग्रेस की खाई। क्या मतलब है इसका? कर्नल दानवीर इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो सही तरीका है भाई। ये क्या तरीका पे चले जाते हो? और जहां तक जिन्ना की बात है, आप एक बात बताओ मुझे, अमीश यू कैन नॉट अलाउ दिस। वो आरएसएस अमीश आप कैसे अलाउ कर रहे हो यार? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं। स्वागत है। लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कई बड़े संदेश दिए। इस संदेश में सेना के शौर्य को सलाम था, भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट था और पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि भारत ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। राष्ट्र हित में, युवाओं के हित में, किसानों के हित में यह नया भारत अड़िग रहेगा और इन पर कोई आंच आई तो पीएम मोदी चट्टान की तरह बीच में खड़े होंगे। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की तो विपक्ष लाल पीला हो गया और कहने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि विपक्ष हर बड़े मौके पर नेगेटिव एजेंडे में क्यों उलझ जाता है। आज जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच तिरंगे की आन बान शान के साथ इसी सवाल पर देश की सबसे बड़ी बहस। परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। आजादी के जश्न में सिंदूर का शौर्य। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। आगे भी दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी। हमारी सेना तय करेगी। सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अमल में ला करके रहने वाले हैं। राष्ट्रहित पर पीएम का विश्व संदेश। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। कायर पाकिस्तान को करारी चोट। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई। इस दिवाली तोहफे का डबल धमाका। आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। डेमोग्राफिक बदलाव रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद पीएम मोदी ने
तो ऐसी बातें बोली जिससे विपक्ष को मिर्ची लग गई। नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति की एक नई पहचान बनी। हमने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था। हम तेज गति से काम कर रहे हैं, समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। देश की सेवा कर रहा है और कैसे कर रहा है ये आप लोगों के सबके सामने है। हमारी पार्टी का, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का एक जो स्पष्ट विचार है वो बड़ा स्पष्ट है। हमको वो बातें कहनी चाहिए कि हम कैसे लोगों को साथ लेकर आएं। वो बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे देश का ध्रुवीकरण या हमारे समाज का ध्रुवीकरण की संभावना आगे बढ़े। ड्रोन दीदी ड्रोन बनाने से हम नई वॉर जीतेंगे और अग्निवीर व्यवस्था जब खत्म करेंगे तब जाकर के हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे पड़ोसी देशों से। सवाल है विपक्ष सियासत से बाज क्यों नहीं आ रहा है। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं एक एक करके। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहदाद पूनावाला है, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, उनका अभिनंदन है। लेफ्ट के सीनियर लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक है, सीनियर लीडर है कुलदीप कुमार, उनका अभिनंदन है। कर्नल दानवीर हैं, उनका अभिनंदन है। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं मौलाना अंसार रजा है, उनका अभिनंदन है। चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, आपका अभिनंदन है। रैपिड फायर राउंड, एक एक सवाल, 2-2 सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, 5-5 सेकंड्स के लिए आपको जवाब देना है। मैं शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव से। ट्रंप टैरिफ का मुकाबला करने के लिए चीन का साथ सही या गलत? बिल्कुल सही है, हिंदी चीनी भाई भाई। बहुत बढ़िया। देश में डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? ये सिर्फ षड्यंत्र है। किसका? हाँ, ये षड्यंत्र है संघ का। ओके ठीक है। नहीं, एक सेकंड। बांग्ला स्पीकिंग मुसलमानों को बांग्लादेशी घोषित ना करें। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं कुलदीप कुमार के पास आता हूं। देश के लिए फैसले लेने के मामले बीजेपी सही है या कांग्रेस पार्टी सही है? देश के लिए फैसले लेने के लिए दोनों एक सही है, कांग्रेस सही? दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं। अगला सवाल, अरविंद केजरीवाल पंजाब में है या दिल्ली में है? अरविंद केजरीवाल देश में है। देश में है। चलिए, इसका मतलब पंजाब में है, दिल्ली में है, ये पब्लिक गेस करे। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अब सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे मेरा सवाल है, लाल किले पर आजादी के जश्न में कांग्रेस का शामिल ना होना सही या गलत? सही। सही। पीएम मोदी का भाषण देश के विकास का रोड मैप है, हाँ या ना? जुमलेबाजी है। मैसेज पूछ ले, 12 सालों में लगातार पीएम जो है सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सिर्फ अगर करना है तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं। शहदाद पूनावाला, पहली बार लाल किले से आरएसएस की तारीफ करना जरूरी था या मजबूरी था? अनिवार्य था। अनिवार्य था। दिवाली पर जीएसटी में बदलाव का तोहफा विकास का एंगल है या फिर बिहार चुनाव की मजबूरी? दिवाली में तो तोहफा देने का रिवाज होता है और केजरीवाल तिहाड़ में थे, अब शीश महल में है। ओके ओके, मैं आपसे पूछता हूं कर्नल दानवीर। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, मोदी राज में देश ज्यादा सुरक्षित है या फिर यूपीए के राज में? मोदी राज में। मोदी राज में। देश हित के विजन में मोदी सरकार बेहतर इस समय दिख रही है आपको या विपक्ष का विजन बेहतर दिखाई दे रहा है? मोदी सरकार का विजन मेरे को ज्यादा बेहतर दिख रहा है। मौलाना अंसार रजा, आरएसएस की तारीफ का मुद्दा ध्रुवीकरण से जुड़ा है या फिर राष्ट्रभक्ति से? नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें मोदी साहब से अच्छा जवाब इसका कुछ नहीं। आपका जवाब क्या है? सर देखिए, हम तो सिर्फ इतना एक लाइन में बोलना है महाराज, आप तो नेता भी नहीं है। मैं दोबारा पूछता हूं आपसे, आरएसएस की तारीफ का मुद्दा ध्रुवीकरण से जुड़ा है या राष्ट्रभक्ति से? चूज वन। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति। हमने पाकिस्तान की कितनी पिटाई की, यह मुद्दा जरूरी है या फिर भारत को कितना नुकसान हुआ, यह मुद्दा जरूरी है? हमने पाकिस्तान को कितने जूते मारे, ये ज्यादा जरूरी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। राजपूत जी, ऐसा क्या बोला मोदी जी ने? डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है और आरएसएस का नाम आपने बोला कि
लाल किले, आपके नेताओं ने बोला लाल किले की प्राचीर से ध्रुवीकरण हुआ है। एक ही चीज है अमीश भाई, हम तो चाहते हैं कि भारत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली उस पर तो मैं आऊंगा ही। बाकी चीजों की तरफ देखना, पिछले 12 साल के जो 11 भाषण हैं उसमें यह देखो कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था, क्या क्या पूरा किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने 12वें भाषण में यह बात कह दी होती कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, तो हम उस पर बोलते कि भाई नहीं दुगनी, उनका कर्ज और खर्च 3 गुना हो गया। इसमें तकलीफ क्या है जो बोलिए ना पहले आप अमीश भाई, जरा सी बात हो जाती कल, थोड़ी तो आलोचना सुन लीजिए, फिर को पूरी आलोचना करिए, थोड़ी सी आलोचना सुन लीजिए, कम से कम बच्चों को पता तो हो। भाई सबसे बात है कोई किसी की तरफ जाए लेकिन पता तो हो। किसानों की आय नहीं, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हुआ है। एक, सबको कहा था 22 तक सबको छत दे देंगे, आज की डेट में भी 47% बगैर छत के लोग हैं। आपने कहा था कि 10 लाख करोड़ का किसान कॉर्पस फंड होगा और आप कूद कूद करके बहस कराते थे अमीश भाई इसी पे कि 10 लाख करोड़ का फंड, 10 लाख करोड़ कहां है वो 10 लाख करोड़ का फंड किसानों के लिए। आप आ जाइए डेमोग्राफी पे, आपने जो बात कही, मैं सीधे मुद्दे की बात, आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज। जी डेमोग्राफी पर 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल, अरे काहे को यार, डराओ मत। जी जी बोलिए बोलिए। काहे डराते हो, आपसे वैसे डर लगता है बड़े। बोलिए 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 आप। तो 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट फिर, है ना। तो आप डेमोग्राफी पर बात कीजिए। पिछले 11 साल से बच्चों किसकी सरकार है? मोदी जी की है ना। अगर मोदी जी की सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो डेमोग्राफी चेंज के लिए वो विपक्ष को कह रहे हैं या अमित शाह को कह रहे हैं अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें? क्योंकि कोई भी आदमी अगर विदेश से आ रहा है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है पूरी सीमा पर। जी, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है सीमा पर, यह जिम्मेवारी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह की है। अमित शाह जी इस्तीफा दें। ठीक है, इस्तीफा दें। जी जी, एक बात। जी जी, दूसरी बात, अब आगे 2.5 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। अब शहजाद पूनावाला, अब आपका कमेंट। एक सेकंड, ऑडियंस से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला, आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज की बात करनी जरूरी क्यों थी? भारत माता की जय कहने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, क्योंकि वो राष्ट्रीय उत्सव था। पर वहां पर एक व्यक्ति नहीं थे, राहुल गांधी, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए उनकी माता भारत में नहीं कहीं और होती होगी। एलओपी होते हुए, और मैं झूठ बोल रहा हूं अमीश जी, आप मुझे यहीं रोक लीजिएगा। आप लोग में से कितने लोग जाना चाहेंगे रेड फोर्ट पर, वहां पे देखने के लिए 15 अगस्त का प्रोग्राम? सभी लोग। साहब आप तो गए ही होंगे, आपकी तो ऑफिशियली ड्यूटी लगी होगी। हम सभी लोग उत्साहित रहते हैं कि किसी दिन चले जाए। यहां पर उनके लिए निर्धारित जगह 1 किलोमीटर दूर था उनके घर से, पर वो गए नहीं। और पिछली बार नहीं, मैं बता देता हूं संदीप दीक्षित ने क्या बोला। उन्होंने बोला पीएम का भाषण, मैं रोक रहा हूं आपको, पीएम का भाषण वो घर से सुन लेते हैं क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष का प्रोटोकॉल वो नहीं देते हैं, तीसरी या चौथी लाइन में बिठाते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, जलील करते हैं, इसलिए क्यों जाना। ये संदीप दीक्षित ने बोला इस पे ऑफिशियली। 1970 जलील करते हैं आप लोग बुला करवा। 1975 में इमरजेंसी पे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, फिर भी हमने भारत मां के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए। हम देश के साथ खड़े रहे इमरजेंसी में भी, और आज जब उनको फ्रंट रो सीट मिलती है तो वो नहीं जाते। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पर सबसे पहले एंट्री करने पर सिंदूर का सम्मान, वहां पर एक बोर्ड लगाया था। जो लोग सिंदूर को तमाशा, छुटपुट, फेलियर, सेना से सड़क का गुंडा कहकर खून की दलाली कहना, और जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं और सिंदूर का प्रमाण मांगते हैं, और जो पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देते हैं, इसीलिए वो वहां पर नहीं गए, क्योंकि भारत के साथ वो नहीं खड़े रहते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लास्ट 5 सेकंड, आज ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जब भारत की सेना पर सवाल उठाए थे राहुल जी ने, तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। 10 सेकंड और, उन्होंने अभी बातें उठाई वादों के बारे में, वादों पे उन्होंने बात उठाई। सर जब हमें इकोनॉमी मिली तो 11वें स्थान पे थे, आज 4थे स्थान पर। लोएस्ट आज एनपीए है, लोएस्ट आज इन्फ्लेशन रेट है, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हाईएस्ट जीएसटी है, हाईएस्ट बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट है। परंतु आपने 1500 रुपए प्रति महिला को वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाओं को दिया आपने? 8000 रुपए खटाखट। सुरेंद्र राजपूत को मौका दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, आपका विवाद नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ तो नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था? आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफिक की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? और हर बार नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो बरसते पानी में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में
तिरंगा झंडा फहराया है अपने मुख्यालय पर। अगर यह चीज आपको नहीं दिखाई देती तो आपको दृष्टि नहीं, आपको दृष्टि दोष है। जिन लोगों को भी ये चीज नहीं दिखाई देती वो आंख के नहीं विचार के अंधे। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का झंडारोहण इंपॉर्टेंट है, लाल किले का झंडारोहण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं? लाल किले का झंडारोहण बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं गए? और देश में जहां जहां झंडारोहण हो, लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं, भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं, वहां पर जिस तरीके से बात अभी कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की और फौज की कर्नल दानवीर सिंह यहां खड़े हुए हैं। भूरी भूरी प्रशंसा पूरी कांग्रेस ने ही नहीं, सिर्फ पूरे देश ने करी, पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करी। और हम सेना के सैन्य शौर्य को, पराक्रम को, व्यावसायिक दक्षता को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जब हमारी सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कायरता के तहत पीओके को लेने से इनकार कर दिया और सीज फायर कर दिया। ओके जवाब यहां पर ये लोग बात ठीक है, जवाब दो। हमसे बेइज्जती कराने क्यों जाए? ओके 20 सेकंड फिर बाकी लोग भी हैं। देना पड़ेगा फिर हमें भी 5 सेकंड सर। ओके, सिंदूर का अगर ये सम्मान करते हैं तो इन्होंने सिंदूर को तमाशा बोला, प्रणीति शिंदे ने सिंदूर को फेलियर बोला, सिंदूर को छुटपुट बोला, सिंदूर को सरेंडर बोला। और जब ऑपरेशन महादेव में 3 पहलगाम के आतंकी मारे गए तो उन्होंने कहा महादेव भी सांप्रदायिक है, और कहते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम गए। उस प्रोग्राम में मैंने तस्वीर निकाली, पता है कौन दिखा? ये सिखों का नरसंहार करने वाला जगदीश टाइटलर के साथ खड़े होने में सम्मान महसूस होता है और रेड फोर्ट में बदनामी महसूस होती है। ये पंजाब के लोग देखना इस डिबेट को, पंजाब के मेरे भाई बहन देखना इस डिबेट को। सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं कि रेड फोर्ट पर हमारे सिख, हमारे जो शूरवीर है उनके साथ नहीं, ठीक है 25 सेकंड टाइटलर के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए आप, ये कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी नहीं चलेगी, बाकी लोग भी आएंगे जी। अब ऐसा है ना, अब देखिए आदरणीय हमारे भाई हैं शहजाद जी, पुराने भाई हैं। अरे हाँ, अब ये पंजाब के लोगों के लिए तो उनको बड़ी चिंता है। आम आदमी पार्टी और बिहार के लोगों के लिए कतई चिंता नहीं, झाजी लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है। इनको याद आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। मैं आपको फिर से एक चीज कहता हूं, फिर से आप एक चीज को समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने कहा था हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, घर घर सिंदूर बांटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की सेना के ऑपरेशन का तमाशा हो सकता है क्या? ये भाजपा बोले तो ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया, भाजपा ने बनाया। ओके, भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया। मैं जानना चाहिए, एक सेकंड, मैं आम आदमी पार्टी से जानना चाहता हूं, क्या वो इस शब्द से एग्री करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया गया? आप एग्री करते हैं, हाँ या ना? आप आगे बोलिएगा। देखिए अमित भाई, इस देश की सेना पर, इस देश की शौर्य पे, उन पे किसी को कोई रत्ती भर शक नहीं है। देश के किसी भी व्यक्ति को, एक किसी नागरिक को भी सेना के तो कांग्रेस कर रही है ये? कोई भी संशय नहीं है। और हम शुरुआत से हमेशा सेना का सम्मान करते हैं और हमने लगातार कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को ठोकने का काम किया। हमारी सेना ने करने का काम आपके सामने बोला गया ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा। उससे पहले राहुल गांधी ने बोला कितने रफेल गिरे हुए हैं। अमीश भाई, सिंदूर के नाम का तमाशा आपने बोला, संसद बिल्कुल आपने बोला। आप एग्री करते हैं इस बात से? आप एग्री करते हैं? मुझे पता आप एग्री करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछ रहा हूं भाई। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से सिंदूर को घर घर पहुंचाया गया, प्रधानमंत्री जी को या भाजपा को इस तरह का नहीं, किसी ने घर नहीं पहुंचाया, गलत जानकारी चाहिए था। भाजपा ने इसको अनाउंस किया, बिल्कुल नहीं पहुंचाया, गलत जानकारी नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो पूरा विपक्ष, पूरा देश, एक एक नागरिक साथ खड़ा हुआ था। सरकार किसी की नहीं थी, हम सब लोग उसके साथ खड़े हुए थे और सबने एकजुट एक उसके कहा कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारो और पीओके वापस लो। ये हमने कहने का काम किया। कि पीओके वापस लेना चाहिए, देश का एक एक आदमी वापस, ठीक है, पीओके वापस लेना चाहिए। कर्नल दानवीर, पीओके ना हो गया हलवा हो गया, वापस लेके आइए। दिया किसने था? अक्साई चीन। नहीं, ये पीओके ना हो गया हलवा हो गया है कि सब लोग पीओके वापस आइए। दिया किसने था? अक्साई चीन। और पीओके दिया किसने था? ये मुझे बताने की आवश्यकता है। अमीश भाई, मेरे को आपत्ति है, आप हर शो में कहते हो पीओके ना हो गया हलवा हो गया। भाजपा वाले कहते हैं पीओके जेब में रखा है। हमारी सेना को अगर खुली छूट दी जाए तो एक दिन में जाके लेके आ जाएगी। ये ताकत हमारी सेना की है, ये शौर्य हमारी सेना का है। मैं सेना के पूर्व अधिकारी के पास ही चले जाता हूं। कर्नल दानवीर साहब, आप बताइए, देखिए ये पीओके क्यों नहीं लिया और ये डेमोग्राफिक चेंज की बात करनी क्यों जरूरी थी? एक पुराना गाना था, अब उनको बोले दीजिए। पुराना फिल्मी गाना था, माधुरी दीक्षित ने उसके ऊपर वो करा था।
उधर इडली डू मुझको चांद ला के दो। अब चांद ला के दो तो चांद तो ऐसे कोई लेके नहीं आ सकता है। तो वही पीओके का हाल है। जो आधिकारिक तौर पर जो लोग हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो या आर्मी के चीफ हो, उन्होंने पीओके के बारे में क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि अपने आप ये आ जाएगा। ये रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा कि अपने आप आ जाएगा, वहां के लोग जो है पीओके लाके हमको दे देंगे। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि अगर हमें आदेश मिलेगा तो हम ले आएंगे। लेकिन विपक्ष ने और बाकी मित्र लोग जो जिस तरीके से इसको हलवा बना रहे हैं या इडली डू मुझको चांद लाके दो का गाना गा रहे हैं और फिर मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि ऐसा किसी भी आधिकारिक तौर पर किसी भी व्यक्ति ने, जिम्मेवार व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हम पीओके लेके आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा विवेक मुझे नहीं मालूम कि कहा था, मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि कहा था। ऐसा कहे एक सेकंड कुलदीप जी शांति, जब बन गए तो उन्होंने बोला क्या? योगी जी का बयान। अच्छा एक सेकंड विवेक, आप कर्नल दानवीर साहब की बात का जवाब दीजिए और साथ ही साथ डेमोग्राफी पर और ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है, इस पर आपके विचार क्या है? मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है। हम सेना के साथ हैं, सेना के शौर्य का सम्मान है, लेकिन मेरी सरकार ने इस ऑपरेशन को सिर्फ एक स्टंट बना करके अपनी मार्केटिंग करी है, गुडविल लेने की कोशिश करी है। कभी प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं फौजी की यूनिफॉर्म। आज मेरा डिस्कशन कर्नल दानवीर से हो रहा था। 3 हमारी ब्रेव गर्ल्स को जो फौज में हैं उनको कौन बनेगा करोड़पति में भेजा गया। सीनियर अफसर कह रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, परमिशन आपने ली है, लेकिन जूनियर अफसर सीधा जाकर के मीडिया से कब से बात करने लग गया क्या ये फौज का प्रोटोकॉल है या नहीं है। आधों को यही नहीं पता था कि वो पैसा अगर जीतेंगी तो वो सेना को ही जाएगा। ये सब जो कंट्रोवर्सीज हैं और पब्लिक रिलेशंस की एक्सरसाइज है, आर्मी को इससे अलग रखना चाहिए। राजनीतिकरण आर्मी का कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप तो गलती पाकिस्तान कर चुका है और हम तो हर बात पे गुस्सा है। आप आरएसएस का नाम लिया, उस पे गुस्सा है। डेमोक्रेसी वो आपको कम्युनल लगता है? आरएसएस का नाम पहली बार 79th इंडिपेंडेंस डे आज मनाया जा रहा है। 3 बार इस संगठन को बैन किया गया। पहली बार सरदार पटेल ने किया, लिखित में लिखा गया कि हम तो सिर्फ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीति से हमारा कोई मसला नहीं, हम सिर्फ देश के अंदर बदलाव चाहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर से लेकर के ऊपर से नीचे तक हर वाइस चांसलर हर आदमी संघ का है। एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन की तकलीफ तो यही है कि हर आदमी संघ का है। हाँ, अब देखिए बीजेपी संघ से निकल के आई है, अब बीजेपी संघ से निकल के आई है तो क्या करिएगा? आरएसएस का नाम अगर लाल किले से लिया तो ये ऑपोजिशन कैसे बोल सकती है? बार-बार प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं करना चाहिए था। ओके शहजाद से इजाजत लेकर और वो एनजीओ नहीं है, ना आरएसएस रजिस्टर्ड है, ना उसके अकाउंट्स हैं। संक्षेप में है कि अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर मौलाना साहब और लोगों के साथ अन्याय होगा। तो मैं 20 सेकंड में, क्योंकि 3 लोग हैं, हमारे साथ तो जमाने से होता चला है और उस जमाने में कांग्रेस का ही शासन था, आज नहीं हो रहा तो ये मान अच्छा, ठीक है, चलिए। अब देखिए, अभी लेफ्ट पार्टी जब सेना की प्रशंसा करने लगे, मतलब जिन्होंने 62 के युद्ध में सेना को खून देने से इनकार किया था, आज वो सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। इससे बेहतर उदाहरण मिल सकता है क्या? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। विवेक जी प्लीज, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग ऑफ यू। विवेक जी, आपने मुझे बाहर बोला था, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। लेकिन अच्युतानंदन जिसको का नाम आप ले रहे हैं, he was made the chief minister। भाई विवेक, you can't be interrupting every statement। अरे ठीक है, आप अपनी बारे में बोलिए ना, सब अपनी बारे में बोलिए। यहाँ पर बैठे सब ज्ञानियों को छोड़िए। राहुल गांधी जी ने कभी सेना का अपमान नहीं किया, ये कहा के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, you have given China 44,000। ये स्टेटमेंट पे सेना ने कहा, और उन्होंने कहा कि सेना की पिटाई हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भारतीय इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया आपने सेना के बारे में ऐसा बोला है। और सड़क का गुंडा किसने बोला था भाई? सिंदूर ऑपरेशन छुटपुट था, ये खड़गे जी ने बोला था। ठीक है, और आखिरी बात जी अभी कुलदीप कुमार जी का एक वाक्य में, केवल एक वाक्य में, कुलदीप जी बोल रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया, पीओके क्यों नहीं लिया। अरे पीओके देने वालों के साथ गठबंधन क्यों किया था आपने? पहले बात वो तो बताइए। और आज भी उनका गठबंधन उनके साथ है। गठबंधन नहीं है इनका, अब इनका गठबंधन नहीं है। अब अंसार जब वो शहीद मानती थी, हमने थोड़ी किया। गठबंधन इन्होंने किया, सरकार इन्होंने चलाई कश्मीर के अंदर। ये भाजपा कैसे कांग्रेस की बात कर रहा है? मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं तो भाजपा की बात कर रहा हूं ना। और दूसरी बात, ये आरएसएस की बात कर रहे हैं। ये इतने बड़े देशभक्त है और आरएसएस इतनी बड़ी देशभक्त है। 52 साल इस देश के आजाद होने के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया इन लोगों ने। ये वो लोग हैं। लेकिन आप देश में किसी को भी बोलेंगे आरएसएस देशभक्त नहीं है तो कोई मानने
मानेगा नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस ने एक नैरेटिव तैयार किया है, इससे आप एग्री करें डिसएग्री करें, उनको कोई देश विरोधी नहीं मान रहा है। गेट दिस पॉइंट, ऑपोजिशन को ये समझना, आपकी समझने से क्या होता है, देश नहीं समझ रहा ना। ओके ओके, कर्नल दानवीर और अंसार रजा, देखिए कर्नल दानवीर, आप डेमोग्राफी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, और अब आप विवेक की बात पे रिएक्ट करना चाह रहे थे। विवेक श्रीवास्तव जी ने मेरा नाम लिया कि दानवीर साहब के साथ डिस्कशन हुआ था, तो बिल्कुल डिस्कशन हुआ था, लेकिन उसके अंदर मैंने ये कहा था कि आज का नैरेटिव वॉर का जमाना है, नैरेटिव आपको सेट करना है। अगर वो लड़कियों को फौज के बारे में बात करने केबीसी में भेजा गया है तो उसमें कोई गलत नहीं है, ए। बिल्कुल। बी, जो उनको पैसा मिलेगा, उन्होंने बोला वो कहां जाएगा, मैंने कहा वो सेना के कोष में जाएगा, वो उनकी पॉकेट में नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जो मेरी जानकारी है, जो इंटरनेट के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि उस समय हम तो पैदा नहीं हुए थे, कि 1962 की जंग में आरएसएस ने बहुत शानदार काम किया, और जो रिपब्लिक डे परेड हुआ उसके बाद, आई थिंक 63 में या 64 में, तो आरएसएस का कंटिंजेंट नेहरू जी ने चलवाया था। ओके, जवाब एक सेकंड, अब बताइए विवेक जवाब दीजिए। विवेक नहीं, एक सेकंड, विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके एक सेकंड, विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, और साइलेंस। ओके विवेक 30 सेकंड। देखिए जिस कंटिंजेंट की आप बात कर रहे हैं वो बीएमएस का था, भारतीय मजदूर संघ का। सुनिए आप, भारतीय मजदूर संघ का था, आरएसएस का नहीं था। उसमें सभी ट्रेड यूनियन मजदूर संगठनों को बुलाया गया, आरएसएस का था, बीएमएस का था, बीएमएस को बुलाया गया था, आरएसएस का नहीं था। यही गलत है। ओके एक सेकंड भाई, आरएसएस का वो कंटिंजेंट था। इंटरनेट पे गूगल कर लीजिए, आपको वो मार्चिंग, ठीक है, लाठी लेके मार्चिंग करते ठीक है। अंसार रजा, बड़े देर बाद अंसार रजा चर्चा में आ रहे हैं। अंसार रजा का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, सबसे लेट आ रहे हैं। ओके अंसार रजा, क्या कहना चाहते हैं आप वाद विवाद पर? देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा, बड़ी नवाजिश आपकी। पॉलिटिक्स, सियासत, डिबेट्स होती रहती हैं। आज कम से कम पूरे मुल्क को अपने देश की सेना पर नाज है कि उसने पिछले हफ्ते जो सिंदूर की कीमत क्या होती है वो आसिम मुनीर को बता दिया। आपको सिंदूर ड्रामा तो नहीं लग रहा? देखिए, मुझे आप इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं सवाल आज मैं सिर्फ देशभक्ति की बात सवाल से घबराने कब लगे, कब से लगे? मैं घबराता नहीं हूं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आपने उसको दूसरे वे में ले गए। उनके कहने का मतलब नहीं, मैं अभी आपको भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता की बाइट सुना दूंगा कि हाँ हम घर घर बांटेंगे, अभी सुना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। के शर्मा ने बोला है एक न्यूज चैनल पर, और आप कहिए तो शहजाद भाई सुना दें उसको। मैं ना सुनाऊं, शहजाद भाई खुद सुनाए, लेकिन मैं नहीं उधर जाना चाहता। हम कह रहे जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, हमारी शान बढ़ी। और विवेक जी तो खुश नहीं है। अब आसिम मुनीर भी खुश नहीं तो मैं क्या करूं? अच्छा, लेकिन मैं आज अपनी बात करना चाहता हूं, मैं आज देशभक्ति की बात करना चाहता हूं। चूंकि बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज मैं मोहन भागवत साहब से एक गुजारिश करूंगा कि मोदी जी का भाषण वो जरूर सुने। उन्होंने एक जुमला कहा है जिस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है कि आरएसएस जैसा एनजीओ, आरएसएस को, अब आरएसएस खुश हो या दुख मनाए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उसको एनजीओ कहा है। प्रधानमंत्री ने किस वे में कहा है ये वो बता सकते हैं। अब आ जाइए। जी। नहीं, मुझे सर इतनी देर बाद अच्छा बोलिए। ठीक है ना। अब जहां तक सवाल सेना का है, सेना पर हमें नाज है, हम अपने देश की सेना को सलाम करते हैं। लेकिन जब हमारी सेना के ताल्लुक से जुमला कहा गया भाजपा के लीडर की तरफ से कि हमारी सेना मोदी जी के चरणों में है, तो ये गलत था और देश को विरोध करना चाहिए था इस बात का। क्यों नहीं किया? खाली ताली आरएसएस बोलेगी तभी बजेगी? नहीं, जब सेना की बात आए, देश हमारे लिए पहले है, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस बाद में है। पहले हमारे लिए देश है। अब हमारे देश का हमारे ताल्लुक, हमसे क्या ताल्लुक है वो मैं आपको 4 लाइनें सुनाकर, ठीक है, 4 अगर इजाजत हो हमारे पैनलिस्ट की। बिल्कुल शहजाद सुनिए, पर मुझे फिर उतना समय देना। अरे साहब, सारा समय मैं भाग जाऊंगा, अब सारा समय ले लीजिएगा। सुनिए। नहीं भागना नहीं, आपको बैठा के सुनाएंगे। हमारे दिल में क्या क्या है अलल ऐलान लिख दूंगा। और ये बात मैंने आज तक
20-15 साल की डिबेट में कभी नहीं कहा कि मैं अपनी कौम की तरफ से आया हूं, लेकिन आज अपने देश की तरफ से यह बात कह रहा हूं। मैं हमारे दिल में क्या क्या है अलल ऐलान लिख दूंगा, कफन में अपने क्या रखना है सब सामान लिख दूंगा, हुकूमत अगर इजाजत दे तो हम अपने तिरंगे से पड़ोसी मुल्क के सीने में हिंदुस्तान लिख देंगे। बहुत बढ़िया, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इस बात का, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इस बात का। ओके, शहजाद पूनावाला, अब देखिए बहुत अच्छी बात कही आखिर में। बिल्कुल, और देखिए ऐसा है, इस पैनल में सबसे ज्यादा मैं ही पैरवी कर रहा था कि वो बोले, और इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र सुरक्षित है कि एक मौलाना भी खुलकर अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं और किसी ने नहीं, हमने पैरवी की बोले। सुनिए मौलाना साहब, थोड़ा समय दे दीजिए। कमाल की बात करते हो यार, ये क्या बात करते हो यार, ये क्या बात हुई यार। ओके, शहजाद मौलाना ठीक है, ठीक है, ऑडियो एक सेकंड शांति, देखिए बड़ी डिबेट है। अच्छा एक सेकंड, अंसार रजा आपने बोला, अब आपने लगातार बोला, शहजाद पूनावाला का हक बनता है जवाब देने का। आपने सरकार पे तीखी टिप्पणी करी, बहुत तीखी टिप्पणी भी करी। अगर हिंदुस्तान में अगर आप बहादुर हैं तो आपको सच्चाई के साथ देना चाहिए, और हुकूमत से अगर नाइंसाफी हो रही हो तो सवाल करने का हक भी होना चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल, चापलूसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात नहीं होनी चाहिए। जवाब शहजाद पूनावाला, हक तो देंगे ना जवाब देने का। देखिए हम पसमानदाओं की नियत में यही है कि हम लोग तो पैरवी करते हैं कि इनके अधिकार मिले, पर हमारे अधिकारों पर हमेशा कुचला जाता है सैयदों के द्वारा और मौलानाओं के द्वारा। ये हमारी हकीकत है पसमानदाओं की। पर पीडीए की बात करने वाले, अब सर बोलने दीजिए सर। अभी जी मैं बोलिए। अब इन्होंने एक टिप्पणी का जिक्र किया जिसका मैं खंडन करता हूं, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, ठीक है, मैं खंडन करता हूं। अब मैं आपको एक दूसरी टिप्पणी सुनाता हूं, सुनिए ध्यान से। नहीं, खंडन किस टिप्पणी का सुनिए किया प्लीज सर, आप भी सुनिए। नहीं पहले बताइए सर यार अरे यार अमीश जी, आप ऐसा है, शर्मा की बात का खंडन कर रहे हैं। अमीश जी ऐसा है, अमीश जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर ऐसा होगा फिर तो बहुत आए हैं हम, तमाशा करने नहीं आए। दिस इज रियली अनफेयर। अमीश जी बहुत बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा मौलाना साहब, बोलिए। India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the army, navy and air force to be sent. इंडिया के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ये राहुल गांधी की टिप्पणी है। भाई अमीश जी मुझे पूरा बताने दीजिए, आप पूरा दिखा दीजिए अपने समय पे। अमीश जी पूरा बयान सुना है, आधा बयान नहीं सुना है। ठीक है, आप कहिए पूरा बयान। देखिए, एक तो ये बयान सुनाने बंद कर होने चाहिए। अब अपनी बात को रखिए, बोलिए शहजाद। यहाँ पर बैठे हुए वो दो बयानों का हवाला दे बिना कोई तथ्य के, वो बोल सकते हैं मैं बयान सुनाऊं तो मैं गलती कर रहा हूँ। और मुझे एक समय अमीश जी आप नोट करो डिबेट में, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। पूरा बयान सुनाए। अच्छा ठीक है, ये गलत बात। ठीक है, पूरा बयान मैंने मिसकोट किया तो आप पूरा बयान सुनाए। अमीश जी देखो, आप डिबेट करने का तरीका तय कर लो। अच्छा, मैंने सभी की बातें सुनी, मुझसे ज्यादा ऑपोजिशन के पैनलिस्ट है, मैं फिर भी सुन रहा हूं। मेरी बारी में हर एक स्टेटमेंट में टोका टाकी हो रही है। मैं पूरा बयान बताता हूं। राहुल गांधी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसको खून की दलाली बोला, यह सर्टिफाइड बयान है। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, चील कौवे मरे, ये कांग्रेस ने बोला सर्टिफाइड बयान है। सड़क का गुंडा सेना के प्रमुख को संदीप दीक्षित ने बोला सर्टिफाइड बयान है। आर्मी नेवी की आवश्यकता नहीं, राहुल गांधी ने बोला। वो छोड़ो, रेणुका चौधरी ने अभी 2 हफ्ते पहले जब पार्लियामेंट चल रहा था तब उन्होंने बोला ये सीआईएसएफ लोगों की क्या औकात है, आतंकवादी तो पकड़ नहीं सकते। सिंदूर में किसको पकड़ा है, महादेव में, महादेव सांप्रदायिक है, यह उनका बयान है। कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक नहीं मनाया, 26 जुलाई को पूछे इनसे। नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, पली मेजर के कहने पर एमएफएस स्टेटस देकर रखा, हमले आतंकी कैंप में नहीं किया। अब दूसरी बात पे हैं, आरएसएस एनजीओ है, आरएसएस कौन सा संगठन है वो छोड़ दो। मैं एक ही आरएसएस एनजीओ है, सुनिए तो, साहब ने बात बोली। अरे सुनिए तो ना, मैं बता रहा हूं, आरएसएस तो हर देशवासी के दिल में बसता है। अब उसको एनजीओ बोलो या उसको दिल की धड़कन बोलो, पर सुनिए, ये है प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति थे, संविधान के ऊंचे स्तर पे बैठे थे, बनाया इन्होंने, गए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। आरएसएस की प्रशंसा महात्मा गांधी ने की, आरएसएस की प्रशंसा जेपी ने की, आरएसएस की प्रशंसा केवी थॉमस ने की। आरएसएस को गाली देने वाले लोग ये बता दे, सिर्फ इतना बता दे कि आरएसएस को इतना गाली देते हो, आपके पास प्रमाण था, देशद्रोही थे, तो 10 साल क्यों बैन नहीं किया? अरे बैन किया, ये किस स्थितियों में क्या कांग्रेस आएगी चर्चा में, सारी चीजें फिल्मों में। अब मैं आऊंगा, कांग्रेस से लूंगा। क्या आपको लगता है आरएसएस वाली जो स्टेटमेंट है, आरएसएस वाली स्टेटमेंट से कांग्रेस ज्यादा इरकोई है, लेकिन महात्मा गांधी आरएसएस की तारीफ करके गए हैं?
अमीश जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि महात्मा गांधी जी हों, सरदार पटेल हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, किसी भी पार्टी के इन तीनों लोगों ने कभी महात्मा गांधी ने वर्धा में करी थी तारीफ, कतई नहीं करी थी। आप दोबारा पढ़ के आइए, उन्होंने कहा था वहीं वर्धा में जाकर के कहा था कि आरएसएस एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई अकाउंट नहीं है। पैसा कहां से लाते हैं ये लोग? ये भी गलत है, ठीक है ना। मैं आपको प्रणब मुखर्जी वाली तस्वीर भी गलत है। अब शांति शांति। प्रणब मुखर्जी का भी हम बताते हैं, सुन लीजिए। प्रणब मुखर्जी की बेटी जो आज की डेट में इनकी पार्टी में है, उसने खुद कहा था समिष्ठा ने कि बाबा आपने सबसे बड़ी गलती करी है, आप गलती से आरएसएस के उसमें चले गए हैं। ये पूरी इसी फोटो को प्रणब मुखर्जी ने गलती करी थी। हाँ बिल्कुल करी थी, बड़ी गलती। बिल्कुल प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस का। शांति वाला बोल रहे हैं। और ये मैंने नहीं कहा था, सुन लीजिए अमीश, ये मैंने नहीं कहा था, ये समिष्ठा मुखर्जी ने कहा था जो आज की डेट में भाजपा में। ये समिष्ठा ने कहा था कि बाबा आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये इस एक फोटो को पूरी जिंदगी भुनाएंगे आरएसएस वालों। प्रणब मुखर्जी गलत थे, बिल्कुल प्रणब मुखर्जी गलत। ओके विवेक, 100% गलत थे, बिल्कुल गलत थे। पूरी जिंदगी कांग्रेस की खाई, मंत्री रहे की खाई। हाँ, ये क्या कांग्रेस की खाई? क्या कांग्रेस की खाई? ये क्या बकवास है? क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी दी, कांग्रेस की खाई, कांग्रेस ने मंत्री बनाया। प्रणब मुखर्जी ये गलत है। सुनिए एक मिनट, ये कांग्रेस की खाई क्या है भाई? बिल्कुल। आपको कोई दुख नहीं हो रहा? अगर एक पार्टी राष्ट्रपति, अगर एक पार्टी आपको पूर्व राष्ट्रपति को बोला जा रहा है इस मंच से, एक मौलाना सेकंड, पूर्व राष्ट्रपति को इस मंच से बोला जा रहा है कि आपने कांग्रेस की खाई। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? ये सम्मान करे पूर्व राष्ट्रपति का। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलने दे रहा हूं मैं, बोलिए। नहीं बोलने दीजिए। एमएलए, एमपी, मंत्री के बाद राष्ट्रपति। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने प्रणब मुखर्जी को सहारा दिया, समर्थन दिया, और हर पार्टी अपने मेंबर को आगे बढ़ाती है, सैक्रिफाइस करती है, अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस रिस्क पे कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम डाउन जाता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद आपने जिस आइडियोलॉजी का हमेशा जिसके खिलाफ रहे प्रणब मुखर्जी, रिटायरमेंट के बाद आप चले जाते हैं संघ के मुख्यालय में और हाथ जोड़ करके ऐसे कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? पूरी जिंदगी संघ के जो आदमी खिलाफ रहा, ये गलत था। प्रणब मुखर्जी तो सर बिल्कुल गलत था। अब क्या करेंगे? जाना गलत था। ओके एक नहीं, ये बहुत अगर जाना सही था। एक सेकंड, नहीं, मैं प्रणब मुखर्जी की चर्चा में रहना चाहता हूं। ओके बोलिए शहजाद जवाब इस बात। अमीश जी, हम लोगों ने तो हजारों डिबेट की है, दो विषय छोटे छोटे लगाता हूं। जेपी नारायण ने खुलकर प्रशंसा की है आरएसएस की, क्या उन्होंने भी किसी की खाई? बता दीजिए। दूसरी बात सुन विवेक प्लीज। जेपी ने भी खाई किसी की? बता देता हूं। बोलेंगे जेपी ने भी खाई। मुझे कंप्लीट तो यार, लोहिया ने भी खाई। एक सेकंड में तो कंप्लीट संघ का समर्थन। वर्धा में महात्मा गांधी ने क्या बोला था मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। अगली बार आपसे ना एक सेकंड शांति। या अमीश जी आप 3 डिस्प्लिन दिया करो मुझे डिबेट में पहले आने से पहले। हाँ सुन लीजिए, आप तो जहर दे देंगे, आपको कहाँ अच्छा लगता है? ऐसा भी मुसलमान, ऐसा भी नहीं है भाई। अब सुनिए ना, अच्छा सुनिए मेरे भाई, सुनिए भाजपा के प्रवक्ता अरे यार इनका शुरू हो नहीं, कोई किसी को जहर नहीं देगा, ना आप देंगे ना आप देंगे। दो यार, अमीश जी क्यों ऐसे हो गई है? साजिश करता लोग हैं। अच्छा खड़े होके बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? बोले संविधान तो यहाँ खतरे में, 240 एमपी वाले को 99 वाले बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा अब आरएसएस के विषय में दो हमेशा से एक क्रिटिसिज्म रहती है, और प्लीज 30 सेकंड में मैं समाप्त करूं, पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूं। दो क्रिटिसिज्म रहती है कि हम संविधान और तिरंगे विरोधी है। संविधान भारत में 1950 से लागू हुआ, एक जगह पे नहीं था, जम्मू कश्मीर में, जहां पर वाल्मीकियों को आरक्षण भी नहीं था और तिरंगा भी नहीं था। उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए, और आरएसएस के एक प्रचारक मोदी जी ने किस प्रकार से वहां पर 370 हटाकर तिरंगा, आरक्षण और संविधान लागू किया। विरोध करने वाले वो। आप संविधान के साथ है या संविधान के खिलाफ है जम्मू कश्मीर? ठीक है, अब ऑडियंस के पास जा रहा हूं। सवाल। ओके 2 लाइनें देशभक्ति की सुनाइए। चलिए, बहुत राजनीति हो गई, क्या लाइनें? खान साहब से मोटिवेट होकर के। अच्छा, से मोटिवेट होकर के आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा। आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा। ये आज का भारत है, ये जो है इस्लामाबाद जाकर उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ेगा। ओके चलिए, बहुत शानदार। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए सरकारी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से आप केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो है
फतेहपुर मकबरे में फिर से आपने एक नई वो निकाल ली है हिंदू मुस्लिम की कहानी। आप एक काम करें ना, सारे के सारे को चिन्हित करके और पुलिस को लगा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी आपको दिखता है कि यहाँ हमारा शिवलिंग है या मंदिर है, सबको एक साथ 10 दिन के अंदर उखाड़ दीजिए और हिंदू मुस्लिम खत्म करके बेरोजगारी भ्रष्टाचारी इन पे काम करिए सर। ओके, चलो अच्छा सवाल। ओके, सवाल है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। मैं इसका एक सवाल पूछा गया। एक सेकंड, ये तो बड़ा अन्याय है, मुझे बोलने नहीं देता। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, अन्याय इनके साथ हो रहा है। अरे भाई कमाल की बात, मतलब पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा ये बोले। मैं जनाब आपको नमन करता हूं और एक गुजारिश आपसे करता हूं, ये सरकारी प्रवक्ता नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्शनल लेवल है। सरकार इस तरह के बयान नहीं देती जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बयान देते हैं। ओके, तो भाजपा के प्रवक्ता में और सरकार के प्रवक्ता में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, शहजाद पूनावाला, इसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं ये अच्छा, एक सेकंड, गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। मैं मौका दिया, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। अच्छा ठीक है, अब ये बात मौलाना अंसार रजा ने बिल्कुल सही कही कि मैं पार्टी का हूं, सरकार का नहीं हूं। अब ताली बजाओ। हाँ, सुनिए पूरा सुन के फिर ताली बजाना। कम से कम मैं कांग्रेस का होकर पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं, इसके लिए ताली बजाओ। क्या बात हुई यार, बड़ा ताली, और ये भी बजाएंगे। शहजाद पूनावाला, इनके प्रश्न का जवाब चाहिए। सबका सवाल का जवाब देता हूं। वैसे जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग से आज भी केरल में इनका गठबंधन है। इनके सवाल का जवाब, आपका सवाल है, जहां तक आपका सवाल है, अरे फतेहपुर से जिन्ना का मुस्लिम लीग, अरे मुस्लिम लीग केरला में कौन किसने बनाया? फतेहपुर पे जवाब, अरे फतेहपुर पे जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना शहजाद। आपका जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग का किसी से मतलब नहीं है। जिन्ना का मतलब अगर किसी से है तो भाजपा से है और संघ से है। संघ का मतलब वही है जो जिन्ना वाली थी। ये संघ कहता है। ओके, और संघ अपने उसमें ऑडियोज डाउन। शहजाद, इनके प्रश्न का जवाब, फतेहपुर का जवाब। ऐसा है महोदय कि हम लोगों ने तो जब गुलामी के सभी चिन्हों को हटाकर औरंगजेब का नाम हटाकर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डाला, उसमें भी इन्होंने विरोध किया। अब एपीजे अब्दुल कलाम में भी सांप्रदायिकता नजर आ रही है, इनको बता दीजिए। मैं तो सोचता हूं, सुनिए ना, मैं तो बोलता हूं भाई ये क्या तरीका है भाई, मैं जवाब इनका दे रहा हूं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? क्यों कैसे हो सकता है आप बताइए। मैं अपना बात रख रहा हूं तो उसमें बीच में कूद पड़ रहे हैं मौलाना। तो सही तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? चले जाते हो। और जहां तक जिन्ना की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक बात बताओ मुझे। अरे ऐसे तरीका नहीं हो सकता। दिस हाईजैक, अभी से आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं ले रहा हूं, एक सेकंड, शांति। नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। अगर डिबेट का तरीका नहीं हो सकता ये अमीश, दिस इज नॉट फेयर। अमीश, यू कैन नॉट अलाउ दिस। अमीश, आप कैसे अलाउ कर रहे हो यार? मैं नहीं करूंगा ऐसे डिबेट, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। आपकी मर्जी है, हद होती है। जवाब आप अपने मौके पे बोलिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। अरे कम मौका दे रहे हैं आप का सवाल मुझे जवाब देना है, सबसे कम मैं चाहते हैं आपके सवाल का जवाब मिले। भाई मुझे जवाब, अच्छा ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं। एक सेकंड, कि जब हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर, आक्रांताओं के नाम पर रखी गई जगहों का नाम रखते हैं तो उसमें भी उनको सांप्रदायिकता नजर आती है। और मैं तो कह रहा हूं कि जब देश का बंटवारा हुआ, जब एक अलग पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बन गया और जो औरंगजेब को महान मानते थे वहां पे चले गए, तो भाई भारत में जो भी औरंगजेब के किए गए कृत्यों से प्रभावित जगह थे, उसी समय पर सोमनाथ से लेकर अयोध्या का मामला सुलझाया जाता, परंतु अयोध्या को 500 वर्षों तक लटकाने का काम किया तो इसी मंडली ने किया। और आज जब राम मंदिर बना तो इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर बेकार है और राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ये और पैदा करना चाहते थे। ठीक है, आपने बोला, ये इनकी। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑडियंस का क्या हुआ? ओके, कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग में कहा डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। डेमोग्राफिक चेंज तो तब हुआ था जब आपने अक्साई चीन दे दिया था। दूसरी बार चेंज तब हुआ जब आपने कच्चा तीऊ दे दिया। तीसरी बार चेंज तब हुआ जब म्यांमार को कोको द्वीप दे दिया, जहां पे आज चीन एयरबेस बनाकर बैठा हुआ है। तो डेमोग्राफिक चेंज तो आपके समय सब। ओके, डेमोग्राफिक चेंज, ओके ओके। ये एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत से सवाल है। देखिए, आज जनता का दिन है, जनता को भी अधिकार है शहजाद, फिर अंसार रजा बोलेंगे। पहले सुरेंद्र राजपूत, आपने अक्साई चीन दिया, आपकी सरकारों ने पीओके दिया, आपकी सरकारों ने कच्चा तीबू दिया, आपकी सरकारों ने कई आइलैंड दे दिए। ये एक प्रश्न खड़ा होता है, आज आप सब कुछ मोदी जी से चाहते हैं वो वापस लेके आए। नरेंद्र मोदी ने इस बात को संसद में भी कहा कि पूरी उम्मीद मुझसे लगाए बैठे हैं ये लोग और मैं ही करूंगा पूरा। इस बेटे ने बड़ा सवाल अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया सवाल किया, सारी चीजें ये कह गया, लेकिन एक चीज भूल गए तुम। अभी 10,000 हेक्टेयर जमीन बांग्लादेश को जो हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने गिफ्ट करी ना, उसको भूल गए आप। उसके बदले में 100 एकड़ ली थी, 100 एकड़ ली थी, 10,000 एकड़ दी थी। ठीक है कि नहीं? ये भूल गए थे। एक बात
दूसरी बात, इतिहास में जितनी भी कमियां रही, चाहे अक्साई चिन्ह की कमी रही हो, चाहे पीओके की कमी रही हो, बिल्कुल रही कमियां, उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन आज की डेट में जब हमारी सेना वहां पर खड़ी हुई थी पीओके लेने के लिए, और क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफिशियली कह चुके थे, ऑफिशियली था पीओके। एक मिनट यार, पीओके दिया किसने दिया? एक मिनट अमीश, कम से कम आप तो ट्रॉल मत बनिए। मैं तो बोल रहा हूं, पीओके किसने दिया? पीओके किसने दिया था? किसने दिया था? पीओके तो उस वक्त गया था जिस वक्त क्या नाम, हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद 48 में गया सर। क्या बात करते हैं पीओके कब गया? एक सेकंड, पीओके कब गया? पीओके कब गया? अगर आप अपना इतिहास भूल जाएंगे तो आप दोबारा गलती करेंगे। भारत की सेना जीत रही थी, डोमेल 20 किलोमीटर दूर था, जनरल थिमैया ने एडिशनल डिवीजन मांगा था, भारत में डिवीजन्स की कोई कमी नहीं थी, और नेहरू साहब ने उसको मना कर दिया था और यूएन चले गए थे। कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। इसलिए गया है कर्नल दानवीर इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। उस वक्त भारत की सेना का यूनिफाइड कमांड था, नहीं पढ़ेंगे तो भारत की सेना का यूनिफाइड कमांड था। झूठ मत फैलाइए, कोई झूठ नहीं फैलाया। आपने बोला 48 में नहीं हुआ था, आपने बोला 48 में नहीं हुआ था, 48 में ही हुआ था, 48 में ही दिया गया था, 48 में ही दिया गया था। आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन कविता किसी को बोलनी है तो बोल सकता है। कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने, धर्म पूछ के बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। ये जो हमारे क्रांतिवीर थे उनके विषय में 4 लाइन कह रहा हूँ कि क्या मंजर क्या ख्वाब था दिलों में तुम्हारा, दिलों में तुम्हारा, क्रांतिवीरों तुम्हें पुकारे हिंदुस्तान हमारा। बहुत शानदार, क्या मंजर क्या बहुत शानदार, बहुत शानदार, जोरदार तालियों के साथ जी। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।